नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम डे पर। जैसे कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही थी पैट 2023 के लिए हिस्ट्री की, तो उसी क्रम में आज हमारा एक टॉपिक होने वाला है हर्षवर्धन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। और ये जो हर्षवर्धन या वर्धन वंश है, ये हमारा गुप्तोत्तर काल से संबंधित है। ठीक है, मगर हमारा संपूर्ण गुप्तोत्तर काल नहीं पूछा गया उसमें, केवल ये हमारा एक टॉपिक है हर्षवर्धन। तो आज हम देखने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में। ठीक, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस वंश से संबंधित है ये। देखो, थानेश्वर का पुष्यभूति या वर्धन वंश, इसको पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं, वर्धन वंश। पुष्यभूति इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वर्धन वंश है, पुष्यभूति वंश है, इसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी। देखो, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुआ। ठीक है, इतिहास में यही राजवंश वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो वर्धन वंश है इसको पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको स्थापना करने का श्रेय एक व्यक्ति था, पुष्यभूति, उसको जाता है। ठीक है, उसी को हम वर्धन वंश भी बोलते हैं। ठीक, पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इस वंश को वैश्य जाति से संबंधित माना जाता है। ये जो हमारे हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश है, इनको हम किस जाति से संबंधित मानते हैं? वैश्य। वैश्य कौन? बनिए, जो व्यापार करते थे। ठीक, गौड़ शासक शशांक द्वारा राज्यवर्धन को मार दिए जाने के बाद हर्षवर्धन शासक बना। एक वंश था गौड़ शासक। गौड़ कौन सा राजा था? शशांक। उसने राज्यवर्धन को मार दिया। राज्यवर्धन कौन था? हर्षवर्धन का भाई। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन जो है शासक बना। ठीक है, और अब देखने वाले हैं हम हर्षवर्धन के बारे में। ठीक, हर्षवर्धन, इनका कार्यकाल कितना था? 606 ईस्वी से 647। याद रखना, ये 606 से 647, लगभग इन्होंने 41 साल तक शासन किया हर्षवर्धन ने। ठीक, देखो, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। अब इसमें क्या याद रखना है? राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में, और कितने वर्ष की अवस्था में पूछ सकते हैं, हर्षवर्धन कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा? 16 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, कहाँ की गद्दी पर? थानेश्वर की गद्दी पर। ठीक, एक चीनी यात्री था ह्वेनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और मैंने आपको बताया था फाहियान, वो कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और ह्वेनसांग आया है हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को क्या बोला है, क्या कह के पुकारा है? शिलादित्य। याद रखना, ये शिलादित्य किसने कह के पुकारा है? ह्वेनसांग ने। और किसको शिलादित्य कहा गया है? हर्षवर्धन को। ठीक है, देखो, ह्वेनसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार हर्ष ने उत्तर भारत के 5 राज्यों को अपने अधीन किया। ये ऐसे ही याद रखना, हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के कितने राज्यों को अधीन किया? 5 राज्यों। किसने बताया? ये हमें ह्वेनसांग ने बताया। और वे 5 राज्य कौन कौन से हैं? वे देखो, संभवतः ये 5 राज्य पंजाब, कन्नौज, गौड़ या बंगाल। उस टाइम गौड़ बोलते हैं, अब बंगाल, मिथिला और उड़ीसा। याद रखना, पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला, उड़ीसा, 5 राज्य ये थे उत्तर भारत के। ये हर्षवर्धन ने इनको अपने अधीन किया। ये हमें किसने बताया है? ह्वेनसांग ने। ठीक है, चलो देखो, पश्चिम में उसने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर शत्रुता समाप्त की। अब ये भी इस तरह से भाई संबंध बना के, वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपना राज्य विस्तार, जैसे समुद्रगुप्त ने किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ठीक है, किससे किया? वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया। ठीक है, पूछ लेते हैं कि भाई हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से। अब ये पॉइंट भी इसलिए ले लिए जाते हैं कि देखो, हर्षवर्धन एक छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें कोई आंसर राइटिंग तो करनी नहीं है, मेन टॉपिक जितने बहुत थोड़ा सा इसके बारे में है, तो मैं जितना हो सकता है उससे रिलेटेड हर्षवर्धन से कुछ भी पूछ रहे तो इससे बाहर नहीं पूछेंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये टॉपिक भी ले लेता हूँ। पूछ ही सकते हैं भाई कि हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, तो आपको पता होना चाहिए ध्रुवसेन द्वितीय से। कहाँ का शासक था ये? वल्लभी का। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष, जबकि हर्ष काफी पराक्रमी शासक था, मगर पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का एक प्रतापी शासक था। देखो, पुलकेशिन द्वितीय, इसमें हर्ष की पराजय हुई। हर्ष इसमें हार गया। नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध लगा गया हर्ष के और किसके बीच में? ऐसे पूछेंगे कि नर्मदा नदी के तट पर किन 2 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय कौन था? चालुक्य वंश का एक बहुत प्रतापी शासक था। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। इसको ऐसे ही याद रखना, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। और कहाँ पे लड़ा गया युद्ध? नर्मदा नदी के तट पर। ठीक, चलो, और हमें पता कहाँ चलता है इसका? वही ये युद्ध हुआ था ऐहोल, एक जगह है ऐहोल, प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। वहाँ पे कोई शिलालेख है, उस पर लिखा हुआ है ये कि भाई हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। ठीक,
अब पुलकेशिन द्वितीय कौन था? चालुक्य वंश का एक प्रतापी शासक था। ठीक है, चलो अब ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघाराम एक जगह है वहां पर स्थापित किया। आप सवाल क्या पूछ लेंगे कि भाई हर्ष ने भगवान बुद्ध का दांत कश्मीर में आक्रमण करने के बाद कहां पर स्थापित किया? यूपी में है, यूपी से रिलेटेड है। देखो कन्नौज में संघाराम, कन्नौज के जिला है, उसके पास एक जगह है संघाराम। संघाराम में बुद्ध का दांत किसने स्थापित किया था? हर्ष ने। हर्ष ने कहां से? कश्मीर में आक्रमण करने के बाद। कहां? संघाराम में, कन्नौज। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अब कश्मीर अभियान के पश्चात, अब उत्तर में हो गया, अब हर्ष ने क्या किया? दक्षिण अभियान किया। कश्मीर अभियान के पश्चात हर्ष ने दक्षिण अभियान किया, जिसमें उसने कुंतल, चोल, कांची की विजय प्राप्त की। दक्षिण अभियान जब हर्ष ने किया तो कौन कौन से वंश को उसने हराया? कुंतल, चोल और कांची, ये तीनों जगह पर उसने विजय प्राप्त की। ठीक, अब ये हर्ष के साम्राज्य में संपूर्ण उत्तर भारत सम्मिलित था। हर्ष के साम्राज्य में, हर्ष के काल में पूरा उत्तर भारत उसके राज्य में सम्मिलित था। केवल शायद एक कश्मीर को छोड़कर सब कुछ उसमें शामिल था। ठीक है, चलो देखो, देखते हैं कहां से कहां तक उसके साम्राज्य का विस्तार था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा, ठीक, तथा विंध्यन पर्वत। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा और विंध्यन पर्वत तक, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से, ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में सौराष्ट्र एवं काठियावाड़ तक। सौराष्ट्र महाराष्ट्र में, काठियावाड़ गुजरात में। ठीक है, तो ये उसका साम्राज्य विस्तार था, ज्योग्राफी हर्ष के साम्राज्य की। ठीक, चलो अब प्रशासन देखते हैं। हर्षकालीन प्रशासन किस तरह से शासन चलता था, कौन से अधिकारी थे और कौन क्या था। हर्ष के शासनकाल तथा समाज की जानकारी बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र और चीनी यात्री ह्वेनसांग। अब उसके शासनकाल में उसकी सामाजिक सोसाइटी किस तरह की थी, किस तरह शासन होता था, हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्षचरित एक कवि है, हर्षचरित रचना है किसकी? बाणभट्ट की। बाणभट्ट ने बताया हर्षचरित में हर्ष के समाज की जानकारी और उसके प्रशासन की जानकारी। और एक चीनी यात्री था ह्वेनसांग और बाणभट्ट के हर्षचरित से हमें चलता है पता हर्षकालीन प्रशासन के बारे में। ठीक है, चलो अब हर्ष का साम्राज्य जो था किस संगठन पर आधारित था? सामंती संगठन पर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखना इसको। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। ठीक, राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए जो उसका राज्य था उसने क्या करा? गांव में और विषय में, भुक्ति में, राष्ट्र में विभाजित कर रखा। जैसे हमारा इंडिया, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद मंडल, जिला, गांव, ब्लॉक, इस तरह से ग्राम, देश, विषय, भुक्ति, राष्ट्र में विभाजित था। हर्ष का प्रशासनिक सुविधा के लिए किस किस में? ग्राम में, विषय में, भुक्ति में और राष्ट्र में। ठीक है, देखो भुक्ति ये पूछ सकते हैं ना, भुक्ति का तात्पर्य किससे है? प्रांत से। ठीक, विषय जिले के समान होता था। भुक्ति क्या हुआ? प्रांत, विषय हुआ जिला। ठीक है, और शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम, जो वर्तमान में भी है। ठीक है, देखो फिर ह्वेनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगणी सेना कहता है। चतुरंगणी क्यों? क्योंकि उसमें पैदल सैनिक भी थे, घुड़सवार भी थे, रथ वाले भी थे और हाथी वाले भी थे। तो 1 2 3 4, तो ह्वेनसांग ने हर्ष की सेना को क्या कहा है? चतुरंगणी। ऐसे ही याद रखना, ये हर्ष की सेना को चतुरंगणी किसने कहा है? ह्वेनसांग ने। ठीक है, चलो अब यह है कि कौन क्या था। मंत्री को हर्ष काल में मंत्री क्या बोलते थे हम? सचिव या अमात्य। ठीक है, सचिव या अमात्य। बंडी हर्ष का प्रधान सचिव था। पूछ ले हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? भाई बंडी था। ठीक है, कौन था? बंडी। अवंती क्या था? विदेश सचिव था हर्ष का। क्या था? विदेश सचिव, जिसे क्या कहा गया? महासंधि विग्रहक। क्या कहा गया? महासंधि विग्रहक। किसको? अवंती को, विदेश सचिव को। ठीक है, सिंहनाद प्रधान सेनापति था। ठीक, कुंतल अश्वरोही सेना का प्रधान, मतलब सर्वोच्च अधिकारी प्रधान। कुंतल कौन था? घोड़ों की सेना का सर्वोच्च अधिकारी। स्कंदगुप्त, ये इंपॉर्टेंट है, गज सेना का प्रधान। पैट में नहीं पूछा गया स्कंदगुप्त, बाकी किसी और एग्जाम को आप पढ़ोगे तो उसमें स्कंदगुप्त भी आता है। ठीक है, तो हर्ष की हाथियों की सेना का प्रधान कौन था? स्कंदगुप्त। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, चलो एक चार्ली देखेंगे हम इसके बाद। राजस्थानीय संभवतः कौन होता था? वायसराय या गवर्नर। अगर ये नाम आ जाए ना राजस्थानीय, तो इसका मतलब समझना आप, वायसराय या गवर्नर। ठीक, और न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सम्राट। सम्राट ने जो बोल दिया अच्छा बुरा सब वही। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट। सम्राट का निर्णय अंतिम निर्णय। ठीक है, राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। राज्य को सर्वाधिक आय भूमि से होती थी।
ह्वेन-सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में भी लिखा है कि हर्ष के साम्राज्य में प्रशासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, न्याय व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कठोर दंड दिया जाता था हर्ष के टाइम में। ठीक है, हाँ देखो, अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। और राज्य को सर्वाधिक आय कहाँ से होती थी? भूमि से। और कितना हिस्सा लेते थे भूमि का आय का? 1/6 हिस्सा। ठीक है, चलो जो हमने ऊपर पढ़ा वही मैंने एक सारणी में आपको बता दिया, रिवीजन करने में आसानी रहेगा। देखो, मंत्री को क्या बोलते थे? सचिव या अमात्य। महासंधि विग्रह को क्या बोलते थे? विदेश सचिव। राजस्थानीय को बोलते थे वायसराय या गवर्नर। भौगिक क्या होता था? कर वसूलने वाला, ये अधिकारी है भौगिक भी। कौन था? ये कर वसूलने वाले अधिकारी को बोलते थे भौगिक। पुस्तपाल, जमीन का हिसाब किताब रखने वाला, जैसे पटवारी आजकल में। ठीक है, लेखपाल। मंत्री सचिव, महासंधि विग्रहिक विदेश सचिव, राजस्थानीय वायसराय, और भौगिक कर वसूलने वाला, और पुस्तपाल जमीन का हिसाब रखने वाला। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हर्ष और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित क्या संबंध थे हर्ष के? देखो, प्रारंभ में जो हर्ष थे ना, अब उनका जो कुल देवता थे हर्ष के, वो कौन थे? शिव। प्रारंभ में शिव के उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष अपने कुल देवता शिव का उपासक था। ठीक है, परंतु जो चीनी यात्री ह्वेन-सांग आया, ह्वेन-सांग के संपर्क में आने के बाद हर्ष ने क्या करा? बौद्ध धर्म की महायान शाखा को प्रश्रय दिया। ठीक है, देखो, परंतु ह्वेन-सांग के संपर्क में आने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजशाही प्रश्रय दिया। ठीक है, हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। जो नालंदा महाविहार था, विश्वविद्यालय था, वो किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। ये अलग से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नालंदा महाविहार का संबंध था बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? किससे था? महायान से। और हर्ष किससे प्रेरित होने के बाद बौद्ध धर्म में आया? ह्वेन-सांग, चीनी यात्री ह्वेन-सांग। ठीक है, और कौन सी शाखा को हर्ष ने प्रश्रय दिया, आश्रय दिया? बौद्ध धर्म की महायान शाखा को। ठीक है, और जो नालंदा महाविहार है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये पूछ लेते हैं कि भाई दो धार्मिक सभाओं का आयोजन किस शासक ने किया था? किसने किया था? हर्ष ने किया था। यस, शिलादित्य। ठीक, कहाँ कहाँ हुई थी दो धार्मिक सभाएं? कन्नौज और प्रयाग। कन्नौज के पास मैंने आपको एक चीज और बताई थी, कश्मीर में आक्रमण करने के बाद कन्नौज के पास संघाराम में उसने क्या करा था? भगवान बुद्ध के दांत स्थापित किया था। ठीक है, हर्ष ने दो धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। कहाँ कहाँ पे किया? कन्नौज और प्रयाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये दो धार्मिक सभाएं कहाँ पर? कन्नौज और प्रयाग। ठीक, और देखो, जो कुंभ मेला लगता है अब अभी भी लगता है, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्ष को ही दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कुंभ मेला में जाते हैं ना, 6 महीने, 6 साल और 12 साल, अर्ध कुंभ और फुल कुंभ, तो कुंभ मेले का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्ष को दिया जाता है। ठीक, चलो अब देखते हैं हम हर्षकालीन साहित्य, प्रमुख विद्वान और उनकी रचनाएं देखेंगे। बाणभट्ट एक कवि थे, उन्होंने क्या क्या लिखा? हर्षचरित्र और कादम्बरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाणभट्ट, हर्षचरित्र और कादम्बरी। ठीक है, मयूर कवि थे, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? सूर्य शतक। मयूर, सूर्य शतक। बाणभट्ट, हर्षचरित्र और कादम्बरी। और हर्ष ने भी स्वयं 3 नाटक लिखे हैं। 3 नाटक हर्ष ने भी लिखे हैं। मगर ऐसा बोलते हैं कि भाई कुछ इतिहासकार, कुछ किताबों में ऐसा भी है कि एक कवि था धावक नाम से, धावक, कि उसने ये नाटक लिखे हैं। मगर ज्यादातर हमें जो देखने को मिलता है वो हर्ष का नाम ही आता है। और वे नाटक कौन कौन से हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, हर्ष ने स्वयं 3 नाटकों की रचना की। एक धावक नाम का कवि है, उसको भी श्रेय दिया जाता है इनको लिखने का, बट आपको हर्ष का याद रखना है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो इस हर्ष के काल में पूछ लेते हैं भाई, जयसेन एक विद्वान था, वो किस काल से संबंधित था? हर्षकालीन हर्ष से संबंधित था। देखो, इस काल में जयसेन नामक विद्वान था जो स्वयं को कालिदास और भास के समान विद्वान बताता था। कौन? जयसेन। किससे संबंधित है? हर्ष से। और किसके समान बताता अपने आप को? ये कालिदास और भास के समान। ठीक है, चलो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कुछ आने को कुछ भी आ सकता है जो हर्ष से रिलेटेड है, मैंने सब कुछ लिया है इसमें। ठीक है, हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज या महासामंत कहे जाते थे। जो हर्ष के अंदर रह के कार्य करते थे शासक, उसकी अधीनता स्वीकार करने के बाद उनको हम क्या बोलते थे? महाराज अथवा महासामंत। ठीक है, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। मैंने पीछे ही बताया, प्रांत को क्या बोलते थे? भुक्ति। ठीक है, प्रांत को भुक्ति, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है मैचिंग में। प्रांत को भुक्ति। चलो
बताया था मैं आपको, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव, गांव, ठीक है। अब ये देखो, और गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामा सप्तलिक। क्या कहलाता है? ग्रामा सप्तलिक, ग्रामा सप्तलिक। देखो गांव का प्रधान है, ग्राम भी जुड़ा पड़ा है, तो इससे याद रख लेना, गांव का प्रधान ग्रामा सप्तलिक, ठीक। चलो, जो बाणभट्ट की हर्षचरित है उसमें सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र, पहले जल पंप, जो हम जल पंप होता है उसको तुलायंत्र बोलते, तुलायंत्र नाम से उसको संबोधित किया गया है। मतलब कहने का क्या है, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है। ये पूछ सकते हैं भाई किस शासक के काल में जल पंप का उल्लेख मिलता है? हर्ष के काल में, ठीक है। हमें कहाँ से चलता है पता? हर्षचरित से, ठीक। चलो देखो, मथुरा किसके समय में सूती वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था? हर्ष के समय में, ठीक है। हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सूती वस्त्रों के लिए प्रमुख था? ऐसे सवाल बनेंगे जैसे बोल रहा हूं मैं। किसके समय में था? हर्ष के समय में। और मथुरा था किसके लिए? सूती वस्त्रों के लिए, ठीक। चलो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने का है। देखो मैं ऊपर बताया था आपको, हर्ष का शासन उत्तर में कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांतों में था। बस अब ये याद रखना है, उत्तर भारत में हर्ष का साम्राज्य जो है कश्मीर में ही नहीं था, बस बाकी संपूर्ण जगह था। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए ना, अकेला कश्मीर में नहीं था। पूछ सकते हैं चार्ट को देख के कि भाई किस में था, नहीं किस में। तो आपको याद रखना, हर्ष का साम्राज्य कश्मीर में नहीं था, ठीक है। आक्रमण भले ही किया उसने, आक्रमण करने के बाद बुद्ध का दांत चुरा के लाया वहां से, संघाराम कन्नौज में स्थापित करा था, ठीक है। तो हर्ष के बारे में जितना था हमारा ये इम्पोर्टेंट, जो भी टॉपिक थे हर्ष के बारे में, जो भी जानकारी थी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो अब मिलेंगे आपसे हम अपना अगली वीडियो में। तो हमारा प्रयास छोटा सा, आपको अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।